नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। आशा है कि जो पिछला वाला वीडियो था वो आपको पसंद आया होगा। तो आज हम बात करेंगे 2024 के यूनियन बजट के बारे में कि बजट में कौन से इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स लाए गए हैं, बजट में कौन से सेक्टर्स पे कितना खर्चा किया गया है और टैक्स सिस्टम में कैसे फेरबदल किए हैं, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन उससे पहले एक इंटरेस्टिंग फोटो मैंने आज इंटरनेट पर देखी, तो वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं और उस पर थोड़ा सा अब हम बात करेंगे। तो दोस्तों, अगर ये फोटो आप ध्यान से देखते हो तो इस फोटो में हमें दिख रहा है कि पहले अगर किसी आदमी को पहले सैलरी मिलती है तो पहले 30% उसका डायरेक्ट टैक्स में कट होता है। फिर उसके बाद आप क्या करना चाहते हो? क्या आप कहीं पे अपना पैसा जो है वो खर्च करना चाहते हो या कहीं पे आप अपना पैसा जो है वो इन्वेस्ट करना चाहते हो? अगर आप स्पेंड करोगे तो भी कौन से टाइप्स का स्पेंड? अगर बेसिक स्पेंड करोगे तो उधर आपको 12% टैक्स फिर से भरना है। अगर फैंसी कहीं पे स्पेंड करोगे तो 18% टैक्स भरना है। और अगर बहुत ज्यादा फैंसी स्पेंड करना है तो 28% टैक्स तो भरना ही है। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया कि स्पेंड ना करते हुए इन्वेस्ट करने चले गए तो कहां पे इन्वेस्ट करना है? अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है इन्वेस्टमेंट पे तो कितने जल्दी आपको प्रॉफिट हुआ? अगर बहुत जल्दी हुआ तो आपको 20% टैक्स उस पे भरना है प्रॉफिट पे। अगर थोड़ा सा देर लगी यानी कि लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट हुआ तो आपको उधर 12.5% टैक्स भरना है। और अगर लॉस हुआ तो आपको कोई टैक्स नहीं भरना। तो दोस्तों अगर इस फोटो को हम देखें तो आप चाहे कुछ भी कर लो, आप कितना भी पैसा कमा लो, आप कहां भी स्पेंड कर लो, आप कहां भी इन्वेस्ट कर लो, आपको गवर्नमेंट को टैक्स देना ही है। और बहुत सारे मिडिल क्लास लोग जो है वो टैक्स से पीड़ित है और उनको ये जो टैक्स सिस्टम है हमारे कंट्री का, उसके बारे में उनको बहुत तकलीफ हो रही है। तो ये तो एक इंटरेस्टिंग फोटो था, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट था कि आप पैसे कमाओ, आप स्पेंड करो या इन्वेस्ट करो, आपको टैक्स तो भरना ही है। तो आपका इस बारे में क्या राय है, आप कमेंट में लिख के जरूर बताइए। अभी आगे बढ़ते हैं अभी आगे हम बात करेंगे कि कौन से इंपॉर्टेंट वेलफेयर स्कीम्स है जो गवर्नमेंट ने बजट में हाईलाइट की है, तो उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। तो पहले हम एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स के बारे में जान लेते हैं। इस बजट में एक इंपॉर्टेंट चीज यह है कि एम्प्लॉयमेंट पे भी ध्यान दिया गया है। तो सबसे पहली जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम है वो फर्स्ट टाइमर के लिए, यानी कि जो लोग पहली बार नौकरी कर रहे हैं उनके लिए ये स्कीम है। ये स्कीम में अराउंड 210 लाख यूथ जो है वो इससे बेनिफिट होने वाले हैं। और ये स्कीम में जो वो यूथ है जो पहली बार नौकरी पे जा रहा है और जिसकी सैलरी जो है वो 1 लाख पर मंथ से नीचे की है, तो गवर्नमेंट जो है उस यूथ स्टूडेंट को या उस यूथ एम्प्लॉई को अपनी फर्स्ट मंथ की सैलरी जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट्स में देगी। सेकंड जो एम्प्लॉयमेंट की स्कीम है वो जॉब क्रिएशन इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के बारे में है। यानी कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में जॉब करेंगे या जो कंपनीज है वो जो जॉब क्रिएट करेंगे, दोनों को जो है वो इंसेंटिवाइज किया जाएगा, यानी दोनों को पैसे मिलेंगे। एम्प्लॉय को भी पैसे मिलेंगे और जो एम्प्लॉयर है उसको भी पैसे मिलेंगे पहले 4 साल के लिए। और इस स्कीम से जो है वो 31 लाख यूथ जो है वो बेनिफिट करने वाले हैं। तीसरी एम्प्लॉयमेंट की स्कीम ऐसी है कि जो भी कंपनी एडिशनल एम्प्लॉयमेंट तैयार करेंगी और अगर उनकी जो एम्प्लॉयमेंट सैलरी है वो 1 लाख से नीचे है, तो जो गवर्नमेंट है वो अपनी तरफ से 3,000 रुपए कंट्रीब्यूट करेगी उस एम्प्लॉय के लिए ईपीएफओ में। तो ये 3 एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है जो हमारी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट है उसे बूस्ट करेगी। और जो हमारा यूथ है कंट्री का, उसे स्किल्ड बनाने के लिए 20 लाख यूथ के लिए जो है 1000 इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस जो है उन्हें अपग्रेड किया जाने वाला है। जो टॉप 500 कंपनीज है उन्हें अगले 5 सालों में 1 करोड़ यूथ को उधर इंटर्नशिप देने वाले हैं। और जो वो इंटर्नशिप है वो 12 मंथ्स की इंटर्नशिप होने वाली है, जिसमें गवर्नमेंट जो है वो उस यूथ को मंथली 5,000 रुपीज देने वाले हैं।
और एक स्टार्टिंग इंसेंटिव जो है वो 6,000 का उन्हें मिलने वाला है। और ईयर 21 टू 24 ईयर ओल्ड जो यूथ है वो इस स्कीम के लिए एलिजिबल होने वाला है। तो ये सारी स्कीम्स है जो हमारे कंट्री के एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाएगी और जो हमारे कंट्री का यूथ है उन्हें स्किलफुल बनाएगी। अभी अगर एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन के लिए अबाउट 10 lakhs का जो लोन है वो अवेलेबल किया जाने वाला है हायर एजुकेशन के लिए, और कम इंटरेस्ट रेट पे, यानी कि 3% एनुअल जो इंटरेस्ट रेट है उस इंटरेस्ट रेट पे ये लोन अवेलेबल किया जाने वाला है हमारे यूथ के लिए। और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ और घर जो है वो बनाए जाएंगे रूरल और अर्बन एरियाज में। और जो है 5 करोड़ ट्राइबल पॉपुलेशन जो है 63,000 विलेजेस में जो इतना ट्राइबल पॉपुलेशन है उन पर फोकस किया जाने वाला है, उनके डेवलपमेंट पे जो है वो फोकस किया जाने वाला है। वुमेन डेवलपमेंट के लिए 3 लाख करोड़ जो है वो अलग अलग स्कीम्स के लिए दिए जाने वाले हैं इस बजट के तहत। अगर पीएम सूर्य घर मुफ्ती बिजली योजना के बारे में बात करें तो 1 करोड़ हाउस होल्ड जो है उनके छत पर सोलर पैनल्स लगाए जाएंगे ताकि जो पहले 300 यूनिट जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उतनी बिजली जो है उन लोगों को मिले। ये अलग अलग वेलफेयर स्कीम्स है जिसके बारे में बजट में बोला गया है। और इस स्कीम्स के द्वारा यूथ पर फोकस किया गया है, वुमेन्स पर फोकस किया गया है, जो हमारे कंट्री के अनप्रिविलेज लोग हैं, जो गरीब लोग हैं उन पर फोकस किया गया है, और जो ट्राइबल लोग हैं उन पर फोकस किया गया है। दोस्तों अभी हम बात करेंगे कि हमारे कंट्री के डेवलपमेंट के लिए कौन से सेक्टर में कितने फंड्स जो है वो एलोकेट किए हैं। तो अगर पहले बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की तो अराउंड 1.52 लाख करोड़ जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए एलोकेट किए गए हैं। और एग्रीकल्चर में जो है आत्मनिर्भरता की कोशिश की जाने वाली है ऑयल सीड्स के मामले में, यानी कि जो ग्राउंडनट, सीसम, सनफ्लावर जैसे जो सीड्स है उनसे जो ऑयल बनता है उन मामलों में जो है वो आत्मनिर्भरता के बारे में बात की गई है, क्योंकि हमारे देश में जो है जो एडिबल ऑयल का कंजम्पशन है वो बहुत बढ़ चुका है। तो इस बारे में सोचा गया है कि ये जो ऑयल सीड्स का प्रोडक्शन है वो कैसे बढ़ाया जाए और इस सेक्टर में कैसे हमारा देश जो है वो आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े। ये हुआ एग्रीकल्चर के बारे में। अभी हम बात करेंगे 2.66 लाख करोड़ जो है वो रूरल डेवलपमेंट के लिए अलोकेट किए गए हैं, यानी कि जो विलेज वाले एरियाज है उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए जो है 2.66 लाख करोड़ जो है वो अलोकेट किए गए हैं। और अगर हम एमएसएमईज की बात करें तो जो मुद्रा लोन्स की जो स्कीम है, पहले जो है 10 लाख रुपए दिए जाते हैं मुद्रा लोन्स की स्कीम के द्वारा तरुण कैटेगरी में, लेकिन अभी वो जो कैटेगरी है उसे 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। और जिन कंपनीज ने पहले तरुण कैटेगरी से मुद्रा लोन्स लिए थे और जिन्होंने वो लोन पे कर दिए हैं उन कंपनीज को आसानी होगी 20 लाख का लोन प्राप्त करने के लिए। तो ये स्टेप उठाया गया है कि ताकि एमएसएमईज कंपनी जो है उनको अच्छा खासा लोन जो है, अच्छा खासा क्रेडिट जो है वो मिल सके। और अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी पे भी बहुत फोकस कर रही है, क्योंकि गवर्नमेंट को जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है। तो न्यूक्लियर एनर्जी बढ़ाने के लिए रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है वो लाने वाली है न्यूक्लियस के स्मॉल और लार्ज रिएक्टर्स के लिए। अगर स्पेस इंडस्ट्री की बात करें तो अराउंड 1000 करोड़ का जो है वो वेंचर कैपिटल जो है वो स्पेस इंडस्ट्री के लिए अलोकेट किया गया है। और अगर डिफेंस सेक्टर्स की बात करें तो डिफेंस सेक्टर्स के लिए अराउंड 6,21,000 करोड़ का जो है वो फंड्स का जो है एलोकेशन डिफेंस सेक्टर्स के लिए किया गया है। और रेलवे सेक्टर्स के लिए जो है वो अराउंड 2,55,000 करोड़ का जो फंड्स का एलोकेशन है वो रेलवे सेक्टर्स के लिए किया गया है। हेल्थ सेक्टर की अगर बात करें तो हेल्थ सेक्टर के लिए अराउंड 90,000 करोड़ का जो फंड का एलोकेशन है वो हेल्थ सेक्टर के इंप्रूवमेंट के लिए किया गया है। और अगर एजुकेशन सेक्टर्स की बात करें तो एजुकेशन सेक्टर के लिए अराउंड 1.20 लाख करोड़ का जो
अलोकेशन है फंड्स का वो एजुकेशन सेक्टर के लिए किया गया है। और अगर इस टाइम का जो पॉलिटिकल कोएलिशन है अगर उसे देखा जाए तो जो एनडीए अलायंस है उसमें जो नीतीश कुमार जी की पार्टी है और जो आंध्र प्रदेश की चंद्रबाबू नायडू जी की पार्टी है उनकी वजह से जो है ये सरकार बनी हुई है। तो उन दोनों की सिफारिश थी कि बिहार को और आंध्र प्रदेश को एक स्पेशल बजट जो है वो अलोकेट किया जाए। तो इस बजट में जो है बिहार और आंध्र प्रदेश को जो है वो एक स्पेशल बजट अलोकेट किया गया है। अगर बिहार की बात करें तो बिहार को अराउंड 26,000 करोड़ दिए गए हैं नए एक्सप्रेसवे और ब्रिजेस बनाने के लिए और 21,400 करोड़ का अलोकेशन किया गया है एक नया पावर प्लांट बनाने के लिए अराउंड 2,400 मेगावाट्स का और नए एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेजेस और न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज जो है वो बिहार में बनाए जाएंगे। तो इन सब चीजों का एलोकेशन जो है वो बजट में किया गया है। अभी अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश को अराउंड 15,000 करोड़ का एलोकेशन जो है वो किया गया है आंध्र प्रदेश के जो नया कैपिटल है अमरावती उसे डेवलप करने के लिए और आगे जाके आगे आने वाले सालों में और बजट जो है वो आंध्र प्रदेश को एलोकेट किया जाने वाला है और जो एडिशनल फंड्स है वो भी दिए जाएंगे वाटर, पावर और रोड्स के डेवलपमेंट के लिए। सो इस तरीके से बिहार और आंध्र प्रदेश को एक स्पेशल जो है वो फंड्स अलोकेट किए गए हैं उनके डेवलपमेंट के लिए क्योंकि जो इंडिया में पॉलिटिकल सिनारियो है वो वैसा बन चुका है। तो दोस्तों अगर इस बजट में देखा जाए तो 11.11 लाख करोड़ का जो है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है यानी कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पर जो है वो 11.11 लाख करोड़ का खर्चा किया जाने वाला है जो 3.4% है जीडीपी का। अभी अगर फिजिकल डेफिसिट की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस थे कि फिजिकल डेफिसिट जो है वो 5.1% तक होगा लेकिन इस बजट में बोला गया है कि जो फिजिकल डेफिसिट है 2024 और 2025 का वो अराउंड 4.9% पे होने वाला है। तो ये एक पॉजिटिव न्यूज है बिजनेस रिलेटेड क्योंकि फिजिकल डेफिसिट की वजह से जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स जो है वो हमारे कंट्री में अट्रैक्ट होंगे क्योंकि जो डेप्ट का जो बर्डन है हमारे गवर्नमेंट पे वो बहुत ही कम हो जाएगा और आगे जाके 2026 तक जो ये फिजिकल डेफिसिट है वो अराउंड 4.5 के आसपास लाने का गवर्नमेंट का प्लान है। तो इतना सारा फंड्स जो है वो अलोकेट किया गया है सेक्टर वाइज। अभी हम बात करेंगे कि टैक्सेस में कैसे चेंजेस किए गए हैं। सर्टन टाइप्स ऑफ जो गुड्स है उन पर जो है कस्टम ड्यूटीज जो है वो कम की गई है जैसे कि मोबाइल फोन्स, मोबाइल चार्जर्स, जो 3 ऐसे कैंसर के मेडिसिन है उन पर जो है वो कस्टम ड्यूटी कम की गई है। गोल्ड पे जो है अराउंड 6% कस्टम ड्यूटी जो है वो कम की गई है। सिल्वर पे अराउंड 6.4% की जो है कस्टम ड्यूटी जो है वो कम की गई है। और जो मिनरल्स है जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट, कॉपर, इन जैसे मिनरल्स पे जो है वो कस्टम ड्यूटी जो है वो कम की गई है। लिथियम जो है वो बैटरीज के मैन्युफैक्चरिंग में यूज होता है तो इस वजह से जो है बैटरीज के प्राइसेस जो है वो भी कम हो सकते हैं। तो ये एक एडवांटेज है इन सब जो गुड्स है उन पर कस्टम ड्यूटी कम करने का। तो दोस्तों अभी हम बात करते हैं डायरेक्ट टैक्सेस की। तो पहले अगर देखा जाए तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो है वो 10% से बढ़ाकर 12.5% कर दिया गया है और जो उसका एक 1 लाख का जो उसका स्लैब था कि 1 लाख के अंडर अगर आपका प्रॉफिट है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा, वो जो है वो रिवाइज करके 1.25 लाख किया गया है। और दूसरी ओर जो स्मॉल टर्म कैपिटल गेन टैक्स है उसे 15% से बढ़ा के जो है वो 20% कर दिया गया है। ऐसे स्टेप्स क्यों लिए गए हैं तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो हाल ही में जो है मार्केट में न्यूज चल रहे थे कि बहुत सारे लोग जो है वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं विदाउट थिंकिंग एनीथिंग कि सिर्फ अच्छा रिटर्न मिलने के लिए, एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटर्न उन्हें मिले, इसके लिए वो जो है म्यूचुअल फंड्स में बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट कर रहे थे और इसकी वजह से जो है बैंक्स में एक
क्रैश क्रंच की सिचुएशन पैदा हो सकती थी। तो इन सिचुएशंस को नजर में रखते हुए गवर्नमेंट ने जो है वो ये स्टेप्स लिए हैं। और अगर ट्रेडर्स की बात करें तो जो एसटीटी वाला टैक्स है वो फ्यूचर्स पे जो है वो 0.0125 से बढ़कर 0.02 कर दिया गया है, और जो ऑप्शंस पे एसटीटी वाला टैक्स लगता था उसे 0.06% से बढ़ाकर 0.1% कर दिया है। तो जो स्पेकुलेशन वाले इंस्ट्रूमेंट्स है उन पर टैक्स जो है वो बढ़ाया गया है, ताकि जो यूथ है वो कम से कम ट्रेडिंग करे इन स्पेकुलेशन वाले इंस्ट्रूमेंट्स में। तो अभी अगर फॉरेन कंपनीज की बात करें तो फॉरेन कंपनीज पर जो इनकम टैक्स है वो 40% था, वो अभी घटाकर 35% कर दिया गया है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए दोस्तों तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने की वजह से और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स बढ़ाने की वजह से जो इन्वेस्टमेंट्स है मार्केट में वो कम होने की चांसेस है। और ऐसा मूव क्यों लिया गया इस पे भी क्वेश्चनिंग किया जा सकता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट को जो है वो इन्वेस्टमेंट्स को बूस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए, ना कि टैक्स बढ़ाकर उन्हें कम करवाना चाहिए। तो अभी हम बात करते हैं इनकम टैक्स की। अभी इनकम टैक्स का जो न्यू रेजिम है उसमें अगर देखा जाए तो 0 से लेके 3 लाख का जिनका एनुअल इनकम है उनको कोई भी टैक्स नहीं भरना है। 3 लाख से लेके जिनका 7 लाख तक का इनकम है उन्हें 5% टैक्स भरना है, और 7 लाख से लेकर 10 लाख तक का जिनका इनकम है उन्हें 10% का टैक्स भरना है। 10 लाख से लेकर 12 लाख तक जिनका इनकम है उनको 12% का टैक्स भरना है, और 12 लाख से लेके 15 लाख तक जिनका इनकम है उन्हें 20% टैक्स भरना है। और जो 15 लाख प्लस वाले एनुअल इनकम वाले लोग हैं उन्हें 30% का जो है वो टैक्स भरना है। तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है ओल्ड और न्यू रेजिम में, सिर्फ इतना डिफरेंस है कि 5% स्लैब में 3 to 6 लाख थे उसे 3 to 7 लाख कर दिया गया है। बस इतना ही फर्क है ओल्ड और न्यू रेजिम में। और एक बात अगर देखी जाए तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो पहले 50,000 तक का था, उसे बढ़ाकर अब 75,000 किया गया है। तो अगर देखा जाए तो इनकम टैक्स में जो है वो कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। और सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है इस गवर्नमेंट पर वो यही है कि इनकम टैक्स को लेके मिडिल क्लास जो है वो बहुत नाराज है। उन्हें इनकम टैक्स को जो है वो हमेशा की तरह इस गवर्नमेंट ने जो है वो नजरअंदाज कर दिया है और फॉर ग्रांटेड ले लिया है। तो इस वजह से जो है मिडिल क्लास नाराज है कि उन्हें इनकम टैक्स पे जो है वो कोई कंसेशन नहीं मिला। लेकिन अगर देखा जाए तो ये जो बजट है वो इलेक्शन के बाद पहला वाला बजट है। तो अगर पॉलिटिकल व्यू से देखा जाए तो अभी अगर इनकम टैक्स कम करेंगे तो उससे पॉलिटिकली इन गवर्नमेंट्स को कोई फायदा नहीं होगा। तो इसके लिए ये जो मूव था वो ऑलमोस्ट प्रेडिक्टेड था कि इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। लेकिन बहुत सारे लोग जो है वो कह रहे थे कि मिडिल क्लास को जो है वो थोड़ा सा रिलीफ मिलना चाहिए, मिडिल क्लास को टैक्स जो है उनका कम होना चाहिए। लेकिन जो है इधर हमें कुछ वैसा नजर नहीं आ रहा, क्योंकि ये फर्स्ट बजट है इलेक्शन के बाद का। तो आगे जाके हो सकता है कि ये जो गवर्नमेंट है इलेक्शंस का जब टाइम आएगा तो जो इनकम टैक्स है उसमें कोई चेंजेस करे या कोई चेंजेस हमें दिखे। तो दोस्तों आपकी क्या राय है इस बजट के बारे में? क्या आपको लगता है कि ये जो बजट एनडीए गवर्नमेंट ने पेश किया है ये इफेक्टिव हो सकता है? क्या इससे हमारा जो देश है वो डेवलपमेंट की राह पे आगे जाएगा? आपको क्या लगता है? आपको जो भी लगता है वो आप हमें कमेंट्स में लिख के जरूर बताइएगा। और ऐसे और इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।